नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं रंजना शर्मा जय सोमनाथ प्राथमिक शाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम कक्षा 6 में विषय हिंदी, उसका जो दूसरा पाठ है अनूठे इंसान। पाठ मतलब यानी कि कहानी जैसा ही होता है, ठीक है। गद्य और पद्य, गद्य यानी कहानी और पद्य होता है वो काव्य रूप में होता है। तो ये जो इसका साहित्य प्रकार है वो कहानी है यानी कि पाठ। तो इसमें अनूठे इंसान, जो हमारा पाठ का नाम है अनूठे इंसान। अनूठा मतलब अनोखा या निराला, इंसान मतलब मनुष्य। तो अनूठा इंसान कब कहलाता है? जब इंसान नेक रास्ते पर चले, अपने जीवन में कोई भी गलती ना करे, तो इंसान अनूठा कहलाता है। अगर किसी इंसान से गलती हो जाए तो उस गलती का एहसास करे, अगर किसी का नुकसान हुआ हो तो उसे क्षमा मांगकर उस नुकसान की भरपाई करे, तब इंसान अनूठा कहलाता है। अब हम समानार्थी शब्द देखेंगे। तो समानार्थी शब्द में पहला जो दिया गया है अद्भुत। अद्भुत मतलब अनोखा। अब दूसरा जो दिया गया है आंख मिचौनी यानी लुका छिपी का खेल। अब इसी का अगर हम शब्द समूह लें तो शब्द समूह में लिखा होगा लुका छिपी का खेल। तो लुका छिपी का खेल यानी शब्द समूह में एक शब्द में हमको जवाब देना है, तो उसको हम बोलेंगे आंख मिचौनी, ठीक है। फिर आएगा दृढ़। आप दृढ़ बोलते हैं ना, तो हिंदी में हम इसको बोलेंगे दृढ़ यानी मजबूत। अब जेवर, जेवर बोलते हैं आभूषण या गहने को। फिर है नीलामी, बोली बोलकर बेचना, गुजराती में आप इसको हराजी बोलते हो। तो इसका भी शब्द समूह होगा बोली बोलकर बेचना, तो शब्द समूह में आपको लिखना है नीलामी। तो कई मूवी में आपने देखा होगा कि किसी चीज की जब नीलामी होती है तो उसके बोली लगती है। जैसे कि ये मकान की लगी तो उसमें जैसे कि 5 लाख, फिर दूसरा 6 लाख, इस तरीके से जो सबसे ज्यादा होता है उसी की वो कीमत ली जाती है। अब विरुद्धार्थी, विरुद्धार्थी को हम विलोम शब्द भी कहते हैं। और इसमें जो पहला दिया गया है प्रश्न, तो प्रश्न का होगा उत्तर या जवाब। उपस्थित अनुपस्थित, बचपन बुढ़ापा, इच्छा अनिच्छा। अब वचन परिवर्तन, वचन परिवर्तन आप जानते हो, जैसे कि कोई भी एक वस्तु, व्यक्ति, कोई भी चीज एक है तो उसको हम एक वचन कहते हैं। अगर वही चीज 2 या 2 से अधिक है तो उसको हम बहुवचन कहेंगे। एक वचन और बहुवचन। तो वचन परिवर्तन यानी वचन बदलना। आपको एग्जाम में पूछा जाए कि वचन बदलिए, तो वचन परिवर्तन और वचन बदलना एक ही होता है। जैसे कि सिक्का, तो सिक्का एक चीज की बात की गई है, जैसे कि 5 का एक सिक्का है तो सिक्का, और बहुत सारे सिक्के हैं तो उसको हम बोलेंगे सिक्के। सिक्के से हमें पता चलता है कि बहुत सारी चीजें वहां पर हैं, 2 या 2 से अधिक। चूड़ी, चूड़ियां, जो हाथ में बैंगल्स पहनते हैं उसको हिंदी में हम चूड़ी कहते हैं। अगर एक वस्तु है तो हम उसको चूड़ी कहेंगे, 2 या 2 से अधिक है तो चूड़ियां। तो बहुत सारी चीजों का एहसास कराता है बहुवचन, ठीक है। टोकरी, टोकरियां, बूंद, बूंदे, यानी कभी जैसे कि एक बूंद पानी गिर रहा है तो हम उसको बोलेंगे बूंद गिर रही है। और बहुत सारा पानी गिर रहा है जिसकी बारिश आई तो बूंदे आ रही है, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना बूंद आ रही है, बूंदे आ रही है, ठीक है। तो आपको अगर इसका अच्छे से नियम जानना है वचन का तो आप 5वीं क्लास के एक वीडियो है वचन वाली, वो आप देखोगे तो आपको वचन परिवर्तन करते आ जाएगा कि किन शब्दों का वचन में परिवर्तन होता है और किन शब्दों का नहीं। जैसे कि फूल शब्द दिया गया है, आपको बोला कि वचन परिवर्तन कीजिए, तो फूल एक हो या अनेक तब भी हम उसको फूल ही कहेंगे, फूलियां या फूलो ऐसा नहीं कहेंगे। फिर है शब्द समूह, मैंने आपको इधर भी समझाया था लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। हमेशा सत्य बोलने वाला, जो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलेगा उसको हम कहेंगे सत्यवादी। आदर के लिए लिखा पत्र, मान पत्र, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम में इतना दिया गया होगा और उसका शब्द समूह में लिखना होगा मान पत्र। सोना चांदी के आभूषण, गहने, जिसको आप घरेणा बोलते हो गुजराती में, तो इसको हिंदी में हम गहने कहते हैं। अब पाठ 2 में हमको 2 कहानियां दी गई हैं, 2 प्रसंग है। एक तो है नेपोलियन बोनापार्ट। अब ये कौन थे? फ्रांस के शासक थे। फ्रांस आपने समाज का जो नक्शा है उसमें देखा होगा, तो वहाँ के शासक थे नेपोलियन बोनापार्ट। तो उसके बचपन की इसमें एक कहानी है, वो इस पाठ्य पुस्तक में दी गई है कि बचपन से ही वह नेक और ईमानदार थे और वह प्रामाणिकता के रास्ते पर चलने वाले थे। दूसरी जो कहानी है
वो है कौमुदी नाम की एक लड़की। केरल एक राज्य होता है, उसके अंदर एक गांव होता है जिसका नाम होता है वडगरा। तो वहाँ की एक देश प्रेमी लड़की है कौमुदी, जिसके सच्चा दान का निरूपण इसमें किया गया है। तो जो पहली कहानी दी गई है वो है नेपोलियन बोनापार्ट की, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो फ्रांस है वो आपको समाज के नक्शे में देखना है कि जो फ्रांस है वह कौन सी जगह आता है नक्शे में। अब इसमें जो 2 कहानियां दी गई हैं उसमें पहला ही जो शीर्षक है, ऐसा था नेपोलियन। अब कैसा था वो हम कहानी के माध्यम से जानते हैं। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी और नेक और ईमानदार था। इस कहानी में वह अपनी बहन, उसकी बहन का नाम होता है इलाइजा, वे दोनों आंख मिचौनी का खेल खेल रहे होते हैं। आंख मिचौनी का खेल यानी छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, आपने देखा होगा। तो एक जो व्यक्ति होता है वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और बाकी के जो बच्चे दौड़ रहे होते हैं उन बच्चों को उसको पट्टी बांध करके छूना होता है। अब जिसको वह छू लेता है तो फिर उसकी बारी आती है आंखों पर पट्टी बांधने की, तो उसको हम आंख मिचौनी का खेल कहते हैं। तो इसमें जो इलाइजा होती है वह दौड़ रही होती है, नेपोलियन अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके उसकी बहन इलाइजा को ढूंढ रहा होता है। तो वह इधर उधर दौड़ रहा होता है, इतने में एक अमरूद बेचने वाली लड़की आती है, नेपोलियन उससे टकरा जाता है। अब टकराने के कारण उस लड़की के सारे अमरूद नीचे गिर जाते हैं और कीचड़ होने के कारण सारे अमरूद खराब हो जाते हैं। इस पर नेपोलियन उस लड़की के पास जाता है, लड़की रोने लगती है और वह कहती है कि अब मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी। तो इस पर नेपोलियन कहता है कि मेरे पास 3 छोटे सिक्के हैं, आप इनको ले लो। तो इस पर लड़की कहती है कि इन 3 सिक्कों से मेरा क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। तो जो इलाइजा होती है वह स्वार्थी प्रवृत्ति की होती है, तो वह नेपोलियन से कहती है कि चलो भैया हम यहाँ से भाग चलते हैं, ये लड़की हमसे पैसा मांग रही है, हम यहाँ से भाग जाएंगे तो हमें पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो नेपोलियन कहता है कि नहीं, यह गलत बात है, हम यहाँ से भागेंगे नहीं, चलो इसको अपनी माँ के पास ले चलते हैं। तो इलाइजा कहती है कि नहीं भैया, माँ बहुत नाराज होगी, आपने जो गलती की है उस पर। तो नेपोलियन कहता है भले ही माँ नाराज हो, मैं इसको अपनी माँ के पास लेकर जाऊंगा। तो नेपोलियन अमरूद बेचने वाली लड़की को अपने साथ ले जाता है और सारी घटना की सच्ची जानकारी दे देता है। तो इस पर माँ बहुत खुश होती है। माँ इसलिए खुश होती है कि नेपोलियन ने उससे सच बोला था। तो इस पर जो नेपोलियन की माँ होती है वो अमरूद बेचने वाली लड़की को 2 बड़े सिक्के दे देती है। लड़की वहाँ से खुशी खुशी अपने घर पर चली जाती है और इसकी सज़ा जो नेपोलियन को भुगतनी पड़ती है वह माँ कहती है कि अब से आपको 1 महीने तक जेब खर्च के लिए रुपये नहीं दिए जाएंगे। तो इसकी सज़ा नेपोलियन को भुगतनी तो पड़ी, पर सत्य के साथ सज़ा भुगतने में उसको बहुत ही मज़ा आया। तो इसी तरीके से हमें भी सच बोलना चाहिए। अगर किसी का हमसे नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई भी हमें करनी चाहिए, जैसे कि नेपोलियन ने की थी। पहली जो हमने कहानी पढ़ी थी, ऐसा था नेपोलियन, यानी वो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला था। अब दूसरी जो कहानी है सच्चा दान, केरल राज्य था, उसमें मालवार एक जो राज्य होता है, मालवार एक पूरा देश है, उसमें केरल राज्य है। तो उसमें बडगरा गांव है, उसमें सभा का आयोजन किया गया था। गांधी जी वहां पर भाषण देने आए थे और बहुत सारी बहनें उस भाषण में उपस्थित थी। तो गांधी जी ने सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की मांग की। जेवर यानी सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं उनकी। तो सभी ने अपने यथाशक्ति अनुसार थोड़ा थोड़ा दान दिया। तो भाषण समाप्त होते ही एक लड़की होती है कौमुदी नाम की, वह मंच पर चढ़ जाती है। उसकी उम्र 16 वर्ष की होती है और वह गांधी जी के पास जाती है और अपने एक हाथ की चूड़ी निकाल करके गांधी जी को देती है और कहती है कि क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे। गांधी जी कुछ बोले ही इतने में वह अपने दूसरे हाथ की चूड़ी निकाल देती है और गांधी जी से कहने लगती है कि क्या आप मुझे आप अपने हस्ताक्षर देंगे।
तो गांधी जी आगे ही आ रहे थे, इतने में वो अपने गले का हार दे देती है। रतन जड़ित बूंदे भी गांधी जी को दान में दे देती है। तो फिर इस पर गांधी जी कहते हैं कि क्या आपने अपने पिता से आज्ञा ले ली है? तो फिर भी वह कुछ नहीं बोलती है। फिर वापस गांधी जी कहते हैं कि आप गहने जो दान में दे रही हो, इसके लिए आपने अपने माता पिता से आज्ञा तो ले ली है ना? इतने में उपस्थित किसी एक ने कहा कि इसके पिताजी तो यहीं पर मतलब इधर ही सभा में जेवरों की नीलामी कर रहे हैं। तो फिर गांधी जी ने हस्ताक्षर किया और कहा कि तुम्हें तो पता है ना कि इन आभूषणों को एक बार दे दिए जाने पर वापस आप नहीं बनवा सकोगी, कि जो सोने की जो वस्तुएं होती हैं वो बहुत महंगी होती है और एक बार में ही सारा दान दे दिए जाने पर फिर से बनवाना उनको मुश्किल होता है। फिर गांधी जी जब हस्ताक्षर करते हैं तब गांधी जी कौमुदी को लिखते हैं कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच में देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। तो कौमुदी ने अपने सारे आभूषण गरीबों की दान के लिए गांधी जी को भेंट में दे दिए हैं। तो इसके लिए जो गांधी जी हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर वाक्य लिखा कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। अब गांधी जी जो धन इकट्ठा कर रहे थे वो गरीबों, जो हमारे देश के गरीब लोग हैं, उनमें बांटने के लिए, उनकी भलाई के लिए दान इकट्ठा कर रहे थे। तो दोनों कहानी आपको समझ में आई होगी। ऐसा था नेपोलियन और सच्चा दान। अब इसमें हम देखो संयुक्त अक्षर जो कि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। पेज नंबर 9 और उसमें आप खोल के रखिए और देखते हैं दो। अब हलंत का मैं नहीं बोलूं तब भी आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। दो धन धो तो शब्द बनेगा द्वद शुद्ध। अब इसका हमें शब्द दिया गया है, वाक्य नहीं बनाना है। तो युद्ध बुद्ध शुद्ध, यानी 2 वाक्य बोलूंगी अब आगे से, क्योंकि हमारी जो इसमें जगह दी गई है वो 2 वाक्य की दी गई है। तो हलंत धन तो बराबर तत्व वित्त। अब इससे कुत्ता, पत्ता, महत्व, प्रवृत्ति ऐसे शब्द हमको बनाने हैं। फिर हो धर्म हम ब्रह्म पद्म पद्मावत। फिर है दो धन वो द्व विद्वान विद्वत। फिर है दो धर्म दम पद्म पद्मावत, जिसकी हमने अभी चर्चा की है। अब फिर यहाँ से हमें संज्ञा शब्द दिए गए हैं। संज्ञा और सर्वनाम आपने पढ़े हैं। अब यहाँ पे देखिए जो संज्ञा शब्द है वो है धर्म, और उससे जो विशेषण बना है धार्मिक, उसका वाक्य में प्रयोग करना है। रंग दिया गया है और जो विशेषण लिखा है आगे रंगीन। 2 का मैं आपको करके बता रही हूँ, फिर आपको अपने अनुसार करना है। जैसे रंगीन, मुझे रंगीन चित्र बहुत पसंद है, यानी विशेषण का वाक्य में प्रयोग करने के लिए बोला गया है। लोभ तो लोभी, रामू बहुत लोभी है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से विशेषण का वाक्य में प्रयोग करना है। अब लिंग परिवर्तन, लिंग परिवर्तन करना है। जैसे कि आपको दिया गया है लड़का, तो लड़का का होगा लड़की। अब हम पाठ्य पुस्तक के अनुसार चलते हैं। पुत्र दिया गया है पुत्री, यानी एग्जाम्पल समझाया गया है। आगे हम देखते हैं मेंढक मेंढकी, तरुण तरुणी। तरुण तरुणी यानी कि जो हमारी अवस्था होती है जीवन की, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, तो उसी में जो 12 से 16 वर्ष की आयु होती है उसको हम तरुण या तरुणी बोलते हैं, ठीक है। कुमार तो कुमारी, देव तो देवी, हिरण तो हिरणी, यानी मेल और फीमेल। इस तरीके से हमें लिंग परिवर्तन करना होता है। अब फिर सांप तो सापिन, कुम्हार कुम्हारिन, नाग नागिन, बाघ बागिन, धोबी धोबिन, ग्वाला ग्वालिन। फिर है शेर तो शेरनी, जादूगर तो जादूगरनी, मास्टर मास्टरनी, डॉक्टर डॉक्टरनी, ऊंट तो ऊंटनी। तो ये अब हमने लिंग परिवर्तन समझे थे, ठीक है। अगर इनका वाक्य में प्रयोग करने के लिए बोला जाए तो अपने शब्दों में आप वाक्य प्रयोग कर सकते हो। अब पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 10 पर हमें एक कहानी दी गई है, तो उसको अभी हम समझते हैं। तो देखिए हमारी इसमें जो पेज नंबर चल रहा था 10, इसी में एक कहानी दी गई है। तो इसमें चित्र दिए गए हैं, जैसे चित्र वर्णन अभी हमने पढ़ा था ना, तो उसी आधार पर इसमें कहानी दी गई है। तो जो
5 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र में हमें एक चूहा दिखाई दे रहा है, एक कछुआ दिखाई दे रहा है, एक हिरन दिखाई दे रहा है और एक पक्षी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये चारों में चित्र देखने पर ऐसा लग रहा है कि गहरी दोस्ती हो। दूसरे चित्र में कछुए के पीठ पर चूहा बैठा दिखाई दे रहा है, हिरन वहां पे खड़ा है और पक्षी भी वहां पर बैठा है और वह आपस में बातचीत कर रहे हैं। तीसरे चित्र में कौआ यानी एक पक्षी है, वो अपनी पीठ पर चूहा को बिठा कर ला रहा है, हिरन जाल में फंसा हुआ है, शिकारी हमें वहां पर दिखाई दे रहा है, झाड़ी के पास एक कछुआ हमें भी दिखाई दे रहा है। चौथे चित्र में कछुआ आ रहा है, पक्षी वहां से देख रहा है और जो चूहा है अपने पैने दांतों से जाल को काट रहा है और एक शिकारी हाथ में लाठी लेकर के दौड़ रहा है। पांचवें चित्र में चारों जो मित्र हैं, हिरन, पक्षी, कछुआ, चूहा, वहां से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी हमने चित्र के आधार पर वर्णन किया। अब सबसे पहले हम इसका शीर्षक जानेंगे। एक शिकारी और हिरन, ठीक है, या फिर 4 सच्चे मित्र। तो 2 इस कहानी के शीर्षक हो सकते हैं। तो ये कहानी जो मैं आपको समझा रही हूँ उस तरीके से आपको लिखनी है। गृह कार्य में भी दिया गया है, तो गृह कार्य जो है कहानी और स्वाध्याय वो हमें लिखना है। तो आप अच्छे से सुन लो तभी आप लिख पाओगे। तो एक जंगल था, जंगल में एक पक्षी पेड़ पर रहता था, कछुआ एक तालाब था उसमें रहता था, हिरन जंगल में जो तालाब था वहां पर पानी पीने के लिए आता था और जो चूहा है वो बिल में रहता है। आपने देखा होगा जो चूहा और जो सांप है वो बिल में ही रहते हैं। सांप कभी भी अपना बिल नहीं बनाता है, वो चूहा का जो घर होता है ना जिसको हम बिल बोलते हैं उसी में ही वह रहता है, यानी जो चूहे का मेहनत किया हुआ घर होता है उसी में वो आसानी से आकर बस जाता है। तो ये चारों मित्र होते हैं और ये रोज क्या है तालाब पर मिलने के लिए आते हैं, तो चारों में गहरी दोस्ती हो जाती है। अब वे एक दूसरे की सहायता करते रहते हैं। तो जंगल में एक दिन एक शिकारी आता है और शिकारी हिरन को अकेले देख करके उस पर जाल फेंक देता है। तो हिरन है वो जाल में फंस जाता है। अब यह जो कौवा होता है वह देख रहा होता है, तो वह सोचता है कि जो हमारा मित्र है चूहा वह जाल को काटने का काम कर देगा। तो वह अपनी पीठ पर चूहे को बिठा कर लाता है, चूहे अपने पैने दांतों से उस जाल को काट देता है। कछुआ भी वहां से देख रहा होता है। अब जो शिकारी होता है वो एक पेड़ होता है उसके वहां पर खड़ा रहता है और सोचता है कि यह जाल में फंसा हुआ हिरन जब मर जाएगा तो मैं इसको उठाकर ले जाऊंगा, अगर जिंदे को ले जाऊंगा तो ये हाथ पैर मारेगा, छटपटाएगा, तो मैं ले जा नहीं पाऊंगा। तो वह उसके मरने का इंतजार करता है। इतने में वो चूहा अपने पैने दांतों से जाल को काट देता है, हिरन वहां से मुक्त हो जाता है, चारों मित्र वहां से भागने लगते हैं। यानी जो पक्षी है वो तो उड़ जाता है, हिरन दौड़ जाता है, कछुआ तालाब में कूद जाता है और चूहा बिल में चला जाता है। और जो शिकारी होता है वो हाथ मलते रह जाता है, यानी कि उसके हाथ में कुछ नहीं आता है। अब जो स्टोरी की मोरल होती है यानी कहानी से जो हमें सीख मिलती है वो यह सीख मिलती है कि मुसीबत में फंसे मित्रों की हमें सहायता करनी चाहिए। एक सच्चा मित्र क्या होता है, अपना जो मित्र होता है उसको कभी भी मुसीबत में नहीं देख सकता। ठीक है, अगर कोई मित्र है वो अपने मित्र के साथ धोखा करता है तो उसको हम धोखेबाज कहते हैं, यानी वो मित्र हो ही नहीं सकता। एक मित्र ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि अपने जो मित्र है उस पर कोई भी आपत्ति आए तो उसमें वह उसकी सहायता करे। तो हमने कहानी समझी है। यहाँ पर एक परिच्छेद दिया गया है पेज नंबर 11 पे, तो उसको आप देखिए। तो उसमें हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो विराम चिन्ह की वीडियो आपने देखी होगी कि कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगाना है। तो दुर्गावती बचपन से ही बहुत बहादुर थी, यहाँ पर हमारा वाक्य पूर्ण हो रहा है तो कौन सा चिन्ह आएगा, पूर्ण विराम। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, थोड़ी देर के लिए रुके तो अल्प विराम, दूरदर्शिता अल्प विराम, अटूट अल्प विराम, साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। पूर्ण विराम,
जहाँ वे सुशील, अल्पविराम कोमल, अल्पविराम अति सुंदर और भावुक थी। पूर्ण विराम यानी अर्धविराम आएगा यहाँ पे, ठीक है। भावुक थी यानी एक डॉट होता है और फिर नीचे से अल्पविराम होता है, उसको हम अर्धविराम बोलते हैं। वहीं दूसरी ओर से वे वीर, साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थी। पूर्ण विराम। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी। पूर्ण विराम। वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी। पूर्ण विराम। और इसका विराम चिन्हों का प्रयोग के बाद दूसरा हमें दिया गया है अनुवाद करना, यानी आपकी जो मातृभाषा है उसमें अनुवाद करना है। खाली एक वाक्य में आपको बताऊंगी, बाकी आपको कर लेना है। दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। दुर्गावती बालपन थी बहादुर हती। ठीक है, इस तरीके से बाकी जो परिच्छेद दिया गया है उसको आपको ये शब्दों में यानी मातृभाषा में आपको अनुवाद करना है। तो यहाँ पर पाठ 2 का हमारा जो स्वाध्याय अभ्यास कहानी है वो पूरी होती है। ठीक है, धन्यवाद।